हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस डिस्कशन पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद आज ये यूट्यूब पे आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और ये पॉलिटिकल साइंस का है बीए थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक चीज़ और रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप जल्दी से जा करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट होंगे वो मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसके जो पीडीएफ्स, इसके जो इन्फॉर्मेशन, जो ओवरऑल जो कुछ भी है सब के सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि आप लोगों का अब एग्जाम जो है वो क्या हो गया है, डिस्क्रिप्टिव हो गया है, लिखित पेपर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब चल रहा था, जो हमारा एग्ज़ाम था तो ऑब्जेक्टिव टाइप से चल रहा था। हम लोग क्या करते थे, टिक करके आ जाते थे, थोड़ा सा पढ़ लेते थे, काम चल जाता था। बट अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार यूनिवर्सिटी ने कहा कि अब तक बच्चों ने बहुत ही टिक कर लिया, अब थोड़ा सा इन लोगों को लिखवाने की भी आदत डालें, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो फिर इन लोगों के लिए आगे चल के समस्याएं होंगी यूपीएससी जैसी तैयारी करने में, ठीक है ना। तो जो बच्चे होंगे बीए में जो पढ़ रहे होंगे वो बेसिकली यूपीएससी जैसी तैयारी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो सीरियस हैं, जो पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अगर इसमें लिखेंगे तो आगे भी लिखने का उन्हें मौका मिलेगा, अगर बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो। और दूसरी बात कि जो प्रैक्टिस होगी वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया बात यूनिवर्सिटी ने करा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टारगेट सेमेस्टर वेयर सक्सेस इज अ ट्रेडिशन। और आगे जो टॉपिक्स है हमारा है वो है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द डेमोक्रेटिजेशंस इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले ये जो टॉपिक है, टॉपिक में दिया है औपनिवेशिक भारत, ठीक है ना। सबसे पहले इसको लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये औपनिवेशिक भारत क्या है। औपनिवेशिक भारत क्या है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। औपनिवेशिक भारत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलिए पूरा ही इसको ले लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए, तो ये है आपका हेडिंग, ठीक है ना। इस हेडिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला सिस्टम कह रहा है, सबसे पहला जो टर्म्स है वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, जो सबसे पहला टर्म्स है वो ये कह रहा है, जो सबसे पहला टर्म्स है वो कह रहा है कि कोलोनियल इंडिया, ठीक है ना। कोलोनियल इंडिया क्या है ये कह रहा है, औपनिवेशिक भारत क्या है ये कह रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए, औपनिवेशिक भारत उसे कहते हैं जैसे किसी देश की, ठीक है ना, किसी देश की यानी कि एवरी कंट्री, ठीक है ना, किसी देश की रिसोर्सेस, एवरी कंट्री, रिसोर्सेस ऑफ एवरी कंट्री, ठीक है ना। किसी देश के जो प्रमुख संसाधन होंगे, किसी देश के प्रमुख संसाधन, ठीक है ना, किसी देश के प्रमुख संसाधन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ एनी कंट्री, और उसका यूज, प्रयोग, ठीक है ना, संसाधन प्रयोग, ठीक है ना, किसी देश के द्वारा किया जाए, ठीक है ना, किसी देश के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, वो देश कौन से होने चाहिए, जो एक दूसरे देश को क्या कर लेता है, गुलाम बना लेता है,
गुलाम बना लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा देश और टाइप्स ऑफ कंट्री, एक इस प्रकार का देश और टाइप्स ऑफ कंट्री, मतलब किसी भी देश के रिसोर्स को उस पर मतलब एक तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके उसके देश के जो रिसोर्सेस होंगे उन रिसोर्स को अपने हित में, अपने फायदे के लिए यूज करने लगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल, ठीक है ना। और ऐसे में हमारा देश जो भारत था, ये किसका गुलाम था भाई? तो ये जो है आपका ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है ना। और इस तरीके से भारत एक था जो वो औपनिवेशिक भारत था, एक तरीके से हम लोग कहें कि ये कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। आगे का टर्म्स है, कह रहा है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ते हुए चरण। राष्ट्रीय स्वाधीनता, ठीक है ना, यहाँ पे जो नेशनल इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, नेशनल इंडिपेंडेंस NSTION इंडिपेंडेंस, ठीक है, नेशनल इंडिपेंडेंस यानी कि जो भारत की स्वाधीनता है, ठीक है ना, और लोकतांत्रिकरण यानी कि जो हो जाएगा डेमोक्रेटिक, ठीक है, जो डेमोक्रेटिजेशन है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लोकतांत्रिकरण से मतलब क्या है कि भारत में रहने वाली जो जनता होगी, जनता ही भारत के रिसोर्सों को यूज करे, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिकरण। यानी कि भारत क्या करेगा, भारत की जो जनता है वो अपनी सरकार को चुनेगी, सरकार जाएगी, सेंटर में बैठेगी, सेंटर मतलब वही होगी आपका जो संसद होता है, ठीक है, संसद में बैठेगी, वहाँ से जो गवर्नमेंट्स होगी वो पूरी तरीके से भारत को एडमिनिस्ट्रेट करने का वर्क करेगी, भारत को चलाने का वर्क करेगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको ऐसे भी नहीं क्लियर हुई तो चलो मैं एक वर्ड्स में बताता, मतलब एक सेंटेंस में बताता हूँ कि जो औपनिवेशिक भारत है ये क्या है। औपनिवेशिक भारत से मतलब ये है कि जो ब्रिटेन था हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और हमारे देश को गुलाम बनाने के पश्चात भारत के ही जो रिसोर्सेज थे उसको अपने हित में, अपने फायदे के लिए, ठीक है ना, अपना प्रॉफिट देखते हुए भारत की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करता था। ऐसे में हम लोग बोलेंगे औपनिवेशिक भारत। क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक भारत, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वाधीनता का मतलब नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि अब भारत को ऐसा लग चुका था कि भारत की जो रिसोर्सेस हैं उसको कौन यूज कर रहा है, तो ब्रिटेन के लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो आंदोलन होता है, उसके बाद लोकतांत्रिकरण का मतलब कि भारत में किसी गवर्नमेंट की चलने वाली नहीं है, बल्कि जो जनता है वो अपने गवर्नमेंट को चुनेगी, और जब गवर्नमेंट को चुनेगी तब जाकर के वो एक तरीके से एक स्पेसिफिक प्लेस जिसे हम लोग संसद कहते हैं वहाँ पे जाएगी, नीतियों को बनाएगी और पूरे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने का वर्क करेगी, उसको प्रशासित करने का वर्क करेगी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों टर्म्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुके होंगे। औपनिवेशिक भारत, भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़ते चरण, ठीक है ना, यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो भारत हमारा गुलाम था, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है ना, या फिर हम यूँ कहें कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो जैसे मान के चलते हैं यूरोपीय कंपनियां कब आना स्टार्ट हुई, तो 1498 में जब वास्को डी गामा आता है, तो इसी के बाद जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और फाइनली पहले पुर्तगाल आता है, फिर उसके बाद डच आता है, पुर्तगाल के बाद डच आता है, फिर ब्रिटेन वाले आ जाते हैं, और फाइनली ब्रिटेन वाले हमारे भारत को पूरी तरीके से निचोड़ने का वर्क करते हैं। उस निचोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं औपनिवेशिक भारत। औपनिवेश यानी कि जो कॉलोनियल सिस्टम है उसे हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना था, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि जो टारगेट गुरुकुल है या फिर टारगेट जो सेमेस्टर है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा सारथी नामक बैच। क्या मिल जाएगा आपको? सारथी नामक बैच। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो स्पेसिफिक आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है वही पढ़नी है। यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अदर बातों को नहीं पढ़ना है। जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर
और भी सारी चीज़ें होंगी, उन्हें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सारथी बैच का ये रहा फ़ायदा। ठीक है, दूसरी फ़ायदा कि ये जो है 249 में ही आपको मिल जाएगा। इतने इससे ज़्यादा का तो आज के टाइम पे रिचार्ज आपको मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो 249 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा फ़ायदा मैं आपको दिखा दूं कि इसमें जो फीचर्स हैं थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना, चूँकि अब आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, थ्योरी है, मतलब लिखने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, क्लास नोट्स पीडीएफ इन ऐप। ठीक है ना, आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। किस पे मिलेगा बाबू? ऐप। तो कौन से ऐप पे मिलेगा? टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिलेगा। टारगेट गुरुकुल ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए और आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन कर लीजिए? क्योंकि आपको अतिरिक्त चीज़ों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आपका समय भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है बैच के साथ। ठीक है, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसी क्वेश्चंस में से आपको वो जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाए, या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा सकता है, लेकिन टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात आप देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स हैं और आपके एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर्स आपको दी जा रही है, पर्सनल मेंटरशिप। आप किसी भी टीचर्स का मेंटरशिप ले सकते हैं। जो मेंटर है आपका, किसी भी मेंटर्स जो लगता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो उनके मेंटरशिप को आप ले सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है ना, और ये कितने की है? केवल और केवल 249 में बाबू। 249 में इतनी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, तो आपको और क्या चाहिए? तो सारथी बैच आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीए की। ठीक है, बीए में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी। ये ओवरऑल ये सब के सब सब्जेक्ट्स आपको बीए में मिलने वाले हैं। मैं क्यों इतना कह रहा हूँ आपको कि आप बैच ले ही लीजिए? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब की बार आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, लिखने वाले होंगे। ठीक है, तो अगर लिखित पेपर होने वाला है तो समस्या आपके साथ ये है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इन चीज़ों से बचना है। कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम में किस प्रकार से कॉपी को लिखें, ये भी सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो, किसी भी तरह की समस्या आपके साथ न हो। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स हैं, आपको ऑनलाइन बैच देखने को मिल जाएगा। बीए 3rd सेमेस्टर के लिए है। अब इससे बेहतरीन आपके लिए और भी जो कुछ किया जा सकता है तो एक बार कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, बाकी आपका रिचार्ज से भी कम में, जो रिचार्ज है आपका उससे भी कम में आपको मैटर प्रोवाइड किया जो आपका कोर्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स था। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से बिल्कुल एक एक टर्म्स को, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया जाएगा बाबू। एक एक टर्म्स, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार के शब्दों की समस्या ना हो, लिखने की समस्या ना हो। वही टर्म्स, वही शब्द स्पेशल जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ये तो आप लोग जानते हैं, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन से मतलब क्या है? विश्व में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी बड़े आंदोलन में एक आंदोलन आपका ये भी था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में से एक था, क्योंकि ये जो आंदोलन स्टार्ट होते हैं, अगर वास्तव में रियलिटी में देखा जाए तो बहुत लोगों का मानना है कि 8057, एक मिनट थोड़ा सा मार कर ले लें। देखिए 8057, ठीक है, 8057 से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। 1857 की जो क्रांति होती है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे पहले भी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो धीरे धीरे उग्र हो चुकी थी। लेकिन इस समय चूंकि
राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। भारत में एक राजा दूसरे राजा के प्रति बहुत ही एक तरीके से द्वेष की भावना रखते थे, अपनी टेरिटरी में नहीं आने देना चाहते थे। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और समस्या रही, जिसकी वजह से भारत फाइनली गुलाम बन जाता है। ठीक है, तो ये लोग अपने देश को लेकर के राष्ट्रीय प्रेम को जगाते हैं। जब राष्ट्रीय प्रेम को जगाते हैं, यही बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो बहुत बड़े लेवल पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से डेवलप हो जाता है। इसी को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा आंदोलन था। 1919 के बाद इस जन आंदोलन का निर्माण धारणा के इर्द गिर्द हुआ, इस धारणा के इर्द गिर्द हुआ कि आम जनता को राजनीति और उनके मुक्ति प्रयासों में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह आंदोलन भारतीय जनता के लिए एक विशाल हिस्से की राजनीतिक गतिविधियों को आकर्षित करने, सक्रिय करने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में सफल रहा है। इस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ लेके चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट्स को अगर हम लोग इधर लेके चलें तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा और आप लोग एकदम श्योर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के पास कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे इरेज कर दूं, शायद आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है विश्व की सबसे बड़ी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट्स क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट्स ये है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन था। पहला पॉइंट्स क्या है? बड़ा आंदोलन था। ठीक है ना, बड़ा आंदोलन था। दूसरी बात कि यहाँ पे जो जनता थी उसमें किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, तो उनके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है राजनीतिक गतिविधियों को आकर्षित करती है, यानी कि आकर्षण की भावना उत्पन्न करती है। आकर्षण की भावना मतलब देश को आज़ाद कराने, यानी कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं थी, देश को आज़ाद कराने की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा था, उसमें सक्रिय रहने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में, यानी कि राजनीतिक शिक्षा। ठीक है, और दूसरी बात कि उन्हें सक्रिय रखने का वर्क किया, या फिर हम ये कहें कि सक्रिय कर दिया। ठीक है ना, सक्रिय कर दिया और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। किस लिए? तो भारत को आज़ाद कराना है, इसलिए। थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? अच्छा, एक चीज़ और समझिए, राजनीति और उनके मुक्ति के प्रयासों में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो मतलब ये जो व्यक्ति थे, जो एक तरीके से आंदोलनकारी थे, इनके अंदर ऐसा एक तरीके की भावना उत्पन्न होने लगी कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा देश गुलाम है, और इस गुलाम भारत को हम लोग आज़ादी देंगे या फिर हम भारत को आज़ाद कराएंगे। इसी तरीके की जो भावना है बाबू, वो धीरे धीरे निकल करके आ रही है। जैसे आम जनता को राजनीति और उनके मुक्ति प्रयासों में स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ये भावना किसके अंदर आ रही है? ये भावना जनता के एक नागरिक, जो इंडियन जो पॉपुलेशन थी उस समय, भारतीय जो जनता थी, उसके एक नागरिक के अंतर्गत उठती आ रही थी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लें। तो द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स वाज द प्रोबेबली द लार्जेस्ट mass movements in the world's history after 1999. This mass movements was built around the notion that the common people themselves should play an active role in politics. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सा पॉइंट्स? प्ले एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है ना, प्ले एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। किसको प्ले करना चाहिए? तो जो जनता थी, जनता में जो पर्सन थे, उन सभी लोगों को एक्टिव रहना चाहिए राजनीति में, तभी देश आज़ाद होगा। ठीक है ना, किससे पता चला? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था। ठीक है ना, अच्छा आगे देखिए देयर ओन लिबरेशंस एफर्ट। ठीक है, दिस मूवमेंट वाज द सक्सेसफुल अट्रैक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग and imparting
पॉलिटिक्स एजुकेशन और लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन पब्लिक टुवर्ड्स पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमने क्या आज जाना, आज की क्लास में हमने जाना क्या, तो आज की क्लास में हमने जाना कि जो औपनिवेशिक भारत है ये कैसा था, भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां थी ये किस तरीके से चल रही थी। ठीक है ना, भारत में जो आंदोलन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये था, लोकतांत्रिकरण क्या था और लोकतांत्रिकरण किस प्रकार से डेवलप हुआ, उसके जो विभिन्न चरण हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। और यदि आप ये क्लासेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर इस तरीके से पॉइंट्स आपको लिखने को आ जाए एग्जाम में तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर्स मिल सकते हैं। जैसे बड़ा आंदोलन हुआ, कौन सा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है ना, आंदोलन। ठीक है, ये अच्छा, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फायदा क्या हुआ, कहाँ ये कितनी भूमिका निभा पाई भारत को आज़ादी दिलाने में, तो पहला है आकर्षित किया लोगों को, भारत की आज़ादी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीति में राजनीतिक शिक्षा भी मिली, राजनीति में लोग एक्टिव हुए। ठीक है ना, तो तीसरी बात यह है कि वो जो पॉइंट्स था तीसरा, एक्टिव होना, तो लोग धीरे धीरे एक्टिव हो गए। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स याद रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। ठीक है।